महाराष्ट्र में हार के बाद से ही विपक्ष में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है तो वहीं संजय राउत ने यू टर्न ले लिया है। संजय राउत इस बात को लेकर चिंतित है कि अब वो राज्यसभा कैसे जाएंगे। उद्धव ठाकरे अब राजनीतिक तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो संजय राउत को राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत शिंदे की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब अचानक संजय राउत बदले बदले से लग रहे हैं। तो वहीं अब संजय राउत को एक और बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही हार से उद्धव ठाकरे भी बैकफुट पर हैं और वो हिंदुत्व के रास्ते पर लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र में मिली करारी हार की वजह से उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत अब एक्सपोज हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हार के बाद संजय राउत अफवाह भी फैला रहे थे, लेकिन जो खबर आई है उससे अब उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही संजय राउत की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच फूट डाल दें। संजय राउत अचानक शिंदे की तरफदारी करने लगे हैं। संजय राउत जिस तरह से एकनाथ शिंदे की वकालत करने लगे हैं, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या संजय राउत शिंदे की सेना में शामिल होना चाहते हैं। क्या वो इसलिए शिंदे पर डोरे डाल रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव भी हो गए, परिणाम भी आ गए और मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन विपक्ष की कुंठा नहीं खत्म हो रही है। संजय राउत तो मानो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। वो अब तक अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आज तक कुंठा भरी बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो वहीं लोगों का यह भी कहना है कि संजय राउत ही वो आदमी है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रसातल में पहुंचा दिया। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि उद्धव ठाकरे अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे तो वो ऐसे ही रसातल में जाते रहेंगे और संजय राउत अब तो भ्रम फैलाने के जुगाड़ में लग गए हैं या मशीन भी बन गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को सोचने की जरूरत है कि संजय राउत को अचानक उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन एकनाथ शिंदे से हमदर्दी क्यों हो रही है। क्या अब संजय राउत भी समझ गए हैं कि अब उनके लिए उद्धव की सेना में रहना घाटे का सौदा होगा। क्या अब वो राज्यसभा में जाकर सियासी मलाई खाने के लिए शिंदे को सिग्नल तो नहीं दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ था और विपक्ष के नेता तरह तरह के अफवाह फैला रहे थे। हालांकि गुरुवार को नई सरकार बन गई। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली। हालांकि सरकार बनने से पहले जो भी हुआ उस पर विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे को इसलिए डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना पड़ा क्योंकि बीजेपी ने उनके बिना ही नई सरकार की शपथ ग्रहण करने की योजना बना ली थी। संजय राउत ने कहा कि महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य सरकार के पास अब तक पूर्ण कैबिनेट नहीं है, जो संकेत देता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। यहां तक कि प्रचंड जनादेश के बावजूद बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में 15 दिन लग गए। संजय राउत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बिना ही शपथ ग्रहण समारोह करने की योजना बना ली थी। अगर उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने का अरियल रवैया बनाए रखा होता तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व को सूचित कर दिया होता कि वो उनके बिना ही आगे बढ़ जाए। शिंदे पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी और उनकी पार्टी के विधायकों के आग्रह के बाद वे शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर चुप्पी बनाए रखी थी कि वे नई सरकार का हिस्सा होंगे या नहीं। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे पहले ही शिवसेना के एक विधायक ने पुष्टि की कि शिंदे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं संजय राउत ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्य में प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे पर परोक्ष हमला करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुछ चेहरे खुश नहीं थे। दर्शकों, संजय राउत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने से एकनाथ शिंदे खुश नहीं है और बीजेपी शिंदे पर दबाव बनाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया और फायदा निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक संजय राउत को शिंदे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। क्या संजय राउत भी उद्धव को झटका देकर शिंदे वाली असली शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन विपक्ष के नेता हार पचा ही नहीं पा रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि वो हार तो गया,
लेकिन वो इस पर लीपापोती कैसे करें। और कुछ उनके नेता तो हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत से लेकर तमाम नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत महाराष्ट्र के नतीजों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अब तो देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ भी ले ली है और सरकार भी बन गई है, लेकिन फिर भी संजय राउत कोई न कोई सवाल उठा ही रहे हैं। वहीं अब संजय राउत एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच फूट डालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाने वाले संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। ईवीएम के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। संजय राउत ने हाल ही में यहां तक कह दिया था कि ईवीएम के खिलाफ वो आंदोलन करने पर विचार कर रहे हैं। तो वहीं कुछ नेता तो बैलेट पेपर का डिब्बा लेकर घूम रहे हैं कि सरकार ने फिर से चुनाव कराए हैं, और ये उन नेताओं का हाल है जो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब उन्हें अफवाह फैलाना भारी पड़ गया है। दर्शकों, समझने की बात यह भी है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को झटका लगा है, उससे उनके नेता बौखलाए हुए हैं। वहीं देखने की बात यह भी है कि महाविकास अघाड़ी किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को आगे लेकर जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बाद संजय राउत और विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर के मडकरवाड़ी गांव में बैलेट पेपर से अलग ही चुनाव कराना एनसीपी एसपी के नेता उत्तम जानकार को भारी पड़ा है। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनके 88 समर्थकों को भी इसमें नामजद किया है। गांव में उत्तम जानकार और उनके समर्थकों की ओर से बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा था। कहा जा रहा था कि ईवीएम से चुनाव सही से नहीं हुआ और गड़बड़ी थी, इसलिए इसका अंतर दिखाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था। इससे पहले पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ दोबारा अपने मन से चुनाव कराने को लेकर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि उत्तम जानकार ने मालशिरस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। फिर भी उनका कहना है कि चुनाव सही से नहीं कराया गया और इसलिए नए सिरे से बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का फैसला लिया गया। मालशिरस विधानसभा सीट के तहत आने वाले गांव मरकरवाड़ी में करीब 200 लोग जुटे थे। इन लोगों का कहना था कि वे बैलेट पेपर से वोट डालेंगे, इससे पता चलेगा कि किसने किसका साथ दिया। वहीं इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई तो प्रक्रिया बंद कराई गई और कई लोगों को अरेस्ट किया गया। वहीं गांव के काफी लोगों ने वोटिंग के बाद सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि हमने जिस पार्टी के लोगों को वोट दिया था, बूथ की लिस्ट में वो पीछे हैं। इसके बाद ग्रामीणों का कहना था कि हमें बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करा लेना चाहिए, इससे हम तय कर पाएंगे कि आखिर गांव के वोट गलत जगह ट्रांसफर हो गए या फिर ईवीएम में खामी थी। इसी को लेकर वोटिंग कराई जा रही थी, लेकिन तब तक प्रशासन अपना दल लेकर पहुंचा और कार्यक्रम को रुकवा दिया। बता दें कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस, एनसीपी एसपी, उद्धव ठाकरे की सेना सहित कई दलों ने सवाल उठाए हैं। संजय राउत लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाने वाले एनसीपी एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है और अब संजय राउत के लिए भी ईवीएम पर अफवाह फैलाना भारी पड़ सकता है। संजय राउत ईवीएम पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में जब एनडीए गठबंधन को कामयाबी मिली थी, तब वो चुप थे, लेकिन अब हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक को डर तो पीएम मोदी से लगता ही है। धीरे धीरे ये बात अब साफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति पीएम मोदी के सामने कहीं नहीं ठहरती है। तो पीएम मोदी भारतीय राजनीति के वो ध्रुव बन चुके हैं कि विरोधी अब उनका नाम लेने से डरने भी लगे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं और मामला संभलते संभलते खिलाफी हो जाए। पीएम मोदी एक भावना है, नेता नहीं। ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है। इसलिए तो अब केजरीवाल पीएम मोदी पर नहीं, अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक वो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हमलावर हो गए हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े ही सख्त लहजे में सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल बांग्लादेश का मुद्दा भी वैसे ही उठा रहे हैं जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव में रुपए की वैल्यू बढ़ाने के लिए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें डाले जाने जैसे सुझाव दे रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्णदास जी के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं, इस मामले में हस्तक्षेप करके चिन्मय दास जी को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के अगले दिन ही प्रशांत बिहार में हुए धमाके के बाद अरविंद केजरीवाल को सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। धमाके की ये घटना महीने भर पहले सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के बाद दूसरी घटना है।
आपराधिक घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन अभी तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त इसे इसीलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अगर अमित शाह को कटघरे में खड़ा करना है तो ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करती है। अमित शाह का नाम लेने से बड़े आराम से केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी भी निशाने पर आ जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर भी ये काम आसानी से हो जाता है। नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने से बचने की ये रणनीति पहले भी देखी जा चुकी है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के काफी पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना लगभग बंद कर दिया था, बल्कि 2019 से लेकर 2022 के आखिर तक अरविंद केजरीवाल को चुनावी रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह मोदी का नाम लेने से बचते महसूस किया गया। तब ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में मोदी पर हमले को लेकर लोग नाराज ना हो जाएं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल परहेज कर रहे थे। और एक बार फिर वही समझ में आ रहा है। जून 2023 में रामलीला मैदान की रैली में अरविंद केजरीवाल ने चौथी पास एक राजा की कहानी सुनाई थी, जिसमें उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तो ऐसा नहीं देखने को मिला था। ये दलील दमदार हो सकती है, लेकिन ये भी तो है कि अरविंद केजरीवाल तब तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर छूट कर आए थे। जेल से निकलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से परहेज करते तो भला इल्जाम कैसे लगाते कि उनको जेल किसने और क्यों भेजा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह को ही अरविंद केजरीवाल के निशाने पर देखा गया था। बहाना तो योगी आदित्यनाथ का था, लेकिन वो मोदी के फेवर में ही बयान दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह तो यही रहे थे कि इस 75 साल पार होते ही मोदी को हटा दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। ऐसा करने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, मोदी विरोध से होने वाले नुकसान से बचने की कोशिश। दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी को मिलना तो यही बताता है कि वे सीटें मोदी के नाम पर ही मिली हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।